देखिए बेटा, नेक्स्ट आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी में, तापीय स्थायित्व में बेटा अमोनियम सॉल्ट के लिए बेटा, अमोनियम लवणों के लिए क्या रहेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे एक है अमोनियम डाइक्रोमेट, एक है अमोनियम नाइट्रेट और एक है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट बेटा, अगर इन्हें थर्मली डिकम्पोज किया जाए, इन्हें थर्मली हीट किया जाए, तापीय रूप से अगर गर्म किया जाए बेटा, तो यहाँ जो इसमें एनायन है, यहाँ पर जो इसमें एनायन है, जो ऋणायन है बेटा, वो काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीकारक का काम करते हैं बेटा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसमें क्या कि ऑक्सीकारक ऋणायन का काम करते हैं ये बेटा। और ऑक्सीकारक है तो बेटा क्या करेगा? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा बेटा। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो बेटा NH4 प्लस में मैं नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं, नाइट्रोजन का मैंने माना X, एक हाइड्रोजन का बेटा +1, 4 का +4 बराबर बचेगा +1, तो X बराबर कितना आया? -3 बेटा। यानी नाइट्रोजन की यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है? -3 बेटा। यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3 है। क्रोमियम की अगर आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे बेटा यहाँ पर, तो ओवरऑल इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखने को मिलेगी इसमें बेटा +6, नाइट्रोजन की यहाँ मिलेगी +5 और इस नाइट्रोजन की है बेटा +3 बेटा। क्रोमियम जो है बेटा जब इलेक्ट्रॉन खाता है, जब ये ऑक्सीकारक का काम करता है, तो ये बदलता है क्रोमियम +3 में बेटा। और एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? आराम से सोच लो बेटा, एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3 खाएगा। तो यहां पर कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है बेटा। 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन खाएंगे बेटा। समझना, एक नाइट्रोजन है -3 स्टेट में बेटा, एक नाइट्रोजन पे -3 है। और ऐसे कितने नाइट्रोजन? इसमें 2 नाइट्रोजन है बेटा। अरे एक अमोनियम में एक नाइट्रोजन -3 का और अमोनियम के 2 है ना बेटा, तो दोनों नाइट्रोजन पे -3 है बेटा। और 3 इलेक्ट्रॉन कौन छीन रहा है? क्रोमियम +6, क्रोमियम +6 2 ही है बेटा। इससे 3 इलेक्ट्रॉन छीनेगा और बेटा खुद किस में बदल जाएगा? क्रोमियम +3 में। 3 इलेक्ट्रॉन छीनेगा, खुद बदल जाएगा क्रोमियम +3 में बेटा। और तीनों इलेक्ट्रॉन अगर इससे चले गए, 3 इससे चले गए, 3 इससे चले गए, तो इसके पास कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था बचेगी? 0 ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी बेटा। तो फाइनली ये जो कन्वर्ट होता है ना बेटा, किस में कन्वर्ट होता है? ये N2 में, जहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। क्रोमियम +3 में चला जाएगा तो क्रोमियम का +3 और उसका ऑक्साइड बेटा 2 यहां पर, 3 यहां पर, क्या बनेगा? Cr2O3 बेटा। साथ में थोड़ा बहुत H2O वगैरह बनता रहता है। अरे समझे क्या भाई बेटा? और इसमें से जो ये क्रोमियम का ऑक्साइड बना बेटा, ये वाला जो क्रोमियम का ऑक्साइड बना है, इसका बेटा ग्रीन कलर होता है। और ग्रीन कलर होने की वजह से बेटा इसे फायरवर्क्स में काम में लिया जाता है। अरे फायरवर्क्स से मतलब होता है ना बेटा कि जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, कोई शादी वगैरह हो रही है, तो उसमें फायरवर्क्स किया जाता है। अरे पटाखे चलाए जाते हैं ना बेटा उसके अंदर, वो वाली बात है। फायरवर्क्स मतलब एक तरह से बेटा आतिशबाजी। फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी बेटा। तो ओवरऑल आतिशबाजी में इसको काम में लिया जाता है। आतिशबाजी में जो बेटा ग्रीन कलर मिलता है ना बेटा, वो इसी की वजह से होता है, Cr2O3 की वजह से। दूसरा अगर देखा जाए बेटा, तो इसमें क्या कंडीशन है? देखो एक ट्रिक और मैं बताता हूं आपको। ट्रिक क्या कि बेटा यहां एक नाइट्रोजन है +5 का और दूसरा नाइट्रोजन है कितने का बेटा? -3 का। दोनों को आप एक काम करो, जोड़ दो भाई। एक नाइट्रोजन है -3 का और दूसरा नाइट्रोजन है +5 का बेटा। तो मुझे बताइए बेटा कि जब यहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई होगी तो इन दोनों का टोटल मिलाकर कितना बच गया बेटा? -3 और +5 बेटा, कितना बचा? +2। कितने नाइट्रोजन पर +2 बचा बेटा? 2 पर +2 बचा, तो 1 पर कितना बचेगा? +1 बचेगा। तो ये बना देगा फाइनली क्या बेटा? N2O और साथ में H2O। कुल मिलाकर ये वाला जो नाइट्रोजन है ये +1 स्टेट में आएगा बेटा।
और तीसरे में बेटा वापस से N2 मिलता है और H2O मिलता है बेटा। यहां पर नाइट्रोजन की स्टेट कौन सी है बेटा, ये जीरो स्टेट में। समझाता हूं, देखो बेटा एग्जाम में याद करने के लिए बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है। देखो इधर देखिए बेटा, एक बार वापस आ जाइए इधर भाई। +3 और -3 कितना हो गया, 0, तो जीरो स्टेट मिलेगी। +5 इसका -3 कितना बचा बेटा, प्लस का 2 बचा। 2 नाइट्रोजन पर +2 तो 1 पर हो गया +1, कर पाओगे आसानी से। और ये कंसेप्चुअली नॉर्मल क्या आ गया कि 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 क्रोमियम है, 1 से 3 दूसरे से भी 3 खाए जाएंगे, तो दोनों जीरो स्टेट में चले जाएंगे बेटा। तो ये नाइट्रोजन प्रिपरेशन का मेथड हो गया, ये नाइट्रोजन प्रिपरेशन का मेथड हो गया। लेकिन ये क्या बना रहा है, N2O, और N2O को क्या कहा जाता है बेटा, N2O है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये बेटा लाफिंग गैस होता है। क्या होता है, लाफिंग गैस बेटा। इसकी प्रेजेंस अगर कहीं पर होती है तो ओवरऑल इसकी स्मेल के वजह से बेटा हंसी आना स्टार्ट हो जाती है, हंसी आती है, लाफिंग गैस होती है बेटा, कौन, N2O। ऐसे ही अमोनियम सोल्ट की जो दूसरी कैटेगरी है बेटा वो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट बेटा। जब इन्हें थर्मली हीट किया जाएगा तो बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि ये जो तीनों एनायन है इसके साथ में बेटा यहाँ Cl माइनस है, ये CO3-2 SO4-2, और ये बेटा एनायन जो है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके साथ, अमोनियम के साथ बेटा। NH4+ के साथ ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं बेटा, यानी ये इसका ऑक्सीकरण नहीं करेंगे NH4+ में से नाइट्रोजन का। और फाइनली क्या मिलेगा बेटा, मेरे को यहां मिलता है अमोनिया और HCl, यहां मिलेगा बेटा अमोनिया और H2SO4, और यहां मिल जाएगा क्या, सॉरी अमोनिया और H2CO3, और यहां मिल जाएगा बेटा क्या, सॉरी थोड़ा सा दोबारा लिख दूं, हाँ भैया, अमोनिया और H2CO3, और यहां मिलेगा अमोनिया और H2SO4 बेटा, ये मिलेगा। और यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना बेटा वो चेंज नहीं हुई, -3 है, और यहां भी -3 है बेटा, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। सिंपल वे में मैं अगर बोलूं तो बेटा एक तरह की ये एसिड बेस रिएक्शन से बना हुआ सोल्ट था। ये कैसा अमोनियम सोल्ट था, एसिड बेस रिएक्शंस की। अरे बेटा अमोनिया एक बेस की तरह काम कर रहा था, ठीक है, और इसका जो भी पड़ोसी है, चाहे HCl है, चाहे H2CO3 है, चाहे H2SO4 है, ये किसका काम कर रहा था, एसिड का बेटा। तो ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड लवण बना रहे थे। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो ये बेटा वापस अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये ओवरऑल बेटा कैसा चेंज है, ये नॉन रेडॉक्स अभिक्रिया है बेटा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। कैसी अभिक्रिया, ये नॉन रेडॉक्स अभिक्रिया है बेटा, जबकि ये तीनों में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा। नाइट्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है बेटा। तो डाइक्रोमेट है, नाइट्रेट है और नाइट्राइट, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण करके चल रहे हैं, जबकि बेटा Cl- कार्बोनेट, CO3 और सल्फेट जो है वो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण नहीं कर रहे। किसका, नाइट्रोजन का बेटा। क्लियर है ये वाला पॉइंट आप लोगों को बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी में, इसके बाद में एनहाइड्रस व हाइड्रेटेड लवणों का तापीय विघटन। हाँ बेटा, दो कैटेगरी है इसमें। एनहाइड्रस में मेरे पास है बेटा एक PbCl4, एक HgCl2 बेटा, और एक FeCl3, और इनके साथ कोई भी H2O चिपका हुआ नहीं है बेटा। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, पहले से कैसे हैं, निर्जल है बेटा, बिना जल के। और हाइड्रेटेड मतलब कैसे हैं बेटा, जल योजित, ठीक है ना भाई। हाइड्रेटेड जो जल योजित है बेटा, और ये निर्जल। पहले मैं आपको कौन से बता रहा हूं, निर्जल वाले बता रहा हूं बेटा। देखिएगा इधर,
जब इसे थर्मली हीट अगर किया जाए, गर्म अगर इसे किया जाए, तो ये कन्वर्ट होगा PbCl2 में बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 में, और बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCl2 में अगर इनको गर्म किया गया तो। एनहाइड्रस इसकी कंडीशन थी बेटा, बिना पानी वाले थे ये। लेकिन अगर हाइड्रेटेड की मैं बात करूं बेटा, दूसरी कैटेगरी किसकी है, हाइड्रेटेड की, उसमें खासकर जो पढ़ने हैं अपन को वो कौन से बेटा, जलयोजित, मतलब पानी चिपका हुआ है। अब इनमें क्या कंडीशन रहती है बेटा कि अगर इन्हें टेम्परेचर दिया गया, अगर इन्हें टेम्परेचर दिया गया तो इन तीनों के केस में तो क्या होता है कि बेटा ये वाला जो H2O है ये अलग हो जाता है इसके क्रिस्टल से। पहले तो इसके क्रिस्टल में चिपका हुआ है, इसके साथ चिपका हुआ है बेटा, ये इसकी जलयोजित अवस्था है। कौन सी अवस्था है, जलयोजित। लेकिन अगर बेटा इन्हें गर्म किया गया तो ये सिर्फ CaCl2, SrCl2 और BaCl2 की फॉर्म में प्राप्त होगा, वो भी बेटा ठोस, या मैं कहूं और साथ में कैसा, निर्जल। निर्जल मतलब बिना पानी का। यानी कुल मिलाकर इन तीनों के केस में क्या हुआ कि इनको गर्म करने पर सिर्फ H2O यहां से चला गया, सिर्फ कौन चला गया, H2O। लेकिन इन दोनों के केस में बेटा बात अलग आती है। और क्या बात आती है इन दोनों के केस में कि इसमें क्या होता है कि Cl हटाकर OH चिपक गया, Cl हटाकर OH चिपक गया। और अगर इन्हें थोड़ा भी और टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये अपने ऑक्साइड में और ये भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई जब ओवरऑल बेटा वर्ग तो समान ही था ना इनका, अरे पूरे ही क्षारीय मृदा धातु के क्लोराइड के हाइड्रेटेड फॉर्म थी, तो फिर अलग अलग गुणधर्म क्यों, इसका अलग और उसका अलग क्यों, ऐसा क्यों हुआ बेटा? तो उसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, रटना नहीं है, समझाता हूं। देखिए बेटा, दो टर्म आती है, एक टर्म है बेटा जल योजन, हाइड्रेशन, और एक है बेटा टर्म जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है खासकर किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की, और ये प्रॉपर्टी होती है खासकर किसकी बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। किनकी बेटा, सह संयोजी यौगिकों की। अगर बेटा किसी स्पीसीज में सह संयोजी गुण अगर बढ़ेंगे तो सह संयोजी गुण बढ़ने पर बेटा जल योजन की तुलना में क्या प्रवृत्ति बढ़ेगी, जल अपघटन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। किसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी बेटा, जल अपघटन की प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाएगी बेटा। अगर संयोजी गुण, सह संयोजी गुण बढ़े तो जल अपघटन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या, पहले वो तो बताओ। अंतर क्या है, देखिए बेटा कि आपके पास में कोई भी आयनिक यौगिक था M+X-, पानी आपने इसके साथ लिया तो M+ जो है बेटा, पानी में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, इस पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश रहेगा। वापस मैंने X- लिखा, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। होता क्या है बेटा कि इसमें इस धनायन और इस ऑक्सीजन के माइनस के बीच में आकर्षण होता है, और इसमें इस ऋणायन और हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण होता है बेटा। इसे कहते हैं क्या, जल योजन। क्या कहते हैं इसको, जल योजन बेटा। कि धनायन और ऋणायन जो थे, धनायन पानी के O- की तरफ आकर्षित है और ऋणायन पानी के H+ की तरफ आकर्षित है बेटा।
और ये पानी के साथ चिपकते हैं, या मैं कहूं पानी को अपने साथ चिपका के रखते हैं। पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध नहीं तोड़ते, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, उसे तोड़ते नहीं है, बस पानी को अपने साथ चिपका के रखते हैं आकर्षण के कारण। एक पानी चिपक गया, दूसरा चिपक गया, तीसरा चिपक गया, चौथा चिपक गया बेटा। लेकिन ये H2O का बंध तोड़ते नहीं है। अब क्या दूसरी कंडीशन देखते रहिए कि मान लीजिए बेटा आपके पास में कोई ऐसी स्पीसीज है MX और उसमें यहां बंध में बेटा तुलनात्मक रूप से कैसे गुण आ गए, इसमें बेटा सहसंयोजी गुण आ गए। इसमें कौन से गुण आ गए? सहसंयोजी बेटा। तो सहसंयोजी गुण रहने पर बेटा इस पर पूरा प्लस माइनस ना रह के थोड़ा कम प्लस और थोड़ा कम माइनस रहेगा। और ऐसी स्थिति में पानी जो है बेटा वो क्या करेगा, वो जाकर इस पर अटैक करेगा, क्या बना देगा, देखते रहिएगा बेटा। MX, रुको एक सेकंड बेटा, ये इस पर अटैक करेगा अपने लोन पेयर की वजह से, ठीक है। और साइड में क्या चलेगा बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से छीनने की कोशिश करेगा बेटा। भाई ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा पानी का लोन पेयर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अपने वापस लेना शुरू कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा बेटा कि इससे तो क्या चिपक गया OH2 और X माइनस अलग हुआ। लेकिन बेटा होगा क्या साथ के साथ में, देखते रहिएगा बेटा एक बार। MOH2 हुआ ये कि पानी का जो लोन पेयर इसने अपना इसको दे दिया, तो ऐसे में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी बेटा, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ऑक्सीजन को अपने ऊपर प्लस कभी भी पसंद नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज रहे, मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहे बेटा। तो ऐसे में फाइनली क्या होगा, फाइनली बेटा देखो ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन के पास और कोई स्थिति ना रहे बेटा, वो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली सिचुएशन में आ जाए, तो ऐसे में बेटा लात बेचारे हमेशा हाइड्रोजन के लगती है, और उससे भी उसके इलेक्ट्रॉन छीन के उसे भगाया जाता है। यानी क्या भगाया जाता है, H+ बेटा। लिखना मत अभी बेटा, सिर्फ देखते रहो। तो क्या होगा कि M का तो हो जाएगा साथ में OH, क्योंकि H+ निकला, और वो H+ बेटा किसके पास जाएगा, X- के पास, तो क्या बना देगा HX। अरे समझे क्या भैया। तो अगर यहां पर Cl होता, क्या होता, Cl क्लोरीन अगर होता, तो यहां पर ये क्या मिलता, HCl मिलता बेटा। क्या मिलता, HCl बेटा। अगर यहां पर क्लोरीन होता तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, पानी के साथ में मुझे क्या प्राप्त होता, OH और साथ में HCl। तो ट्रिक क्या बनाऊं कि Cl हटाओ OH लगाओ। अरे भाई क्या ट्रिक बनी, Cl हटाओ OH लगाओ, Cl हटाओ OH लगाओ, और साथ में क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। और ध्यान दे कि HCl जहां भी बनेगा, HCl की व्हाइट फ्यूम्स होती हैं बेटा, दैट मीन्स श्वेत धूम्र होते हैं, इसके सफेद रंग के धूम्र प्राप्त होते हैं बेटा, धुएं के जैसा सफेद रंग के धूम्र प्राप्त होते हैं, किसके, HCl के। जिस रिएक्शन में भी HCl बनेगा बेटा, उसके श्वेत धूम्र होंगे। तो अगर सहसंयोजी गुणधर्म है, तो सहसंयोजी में कौन सी प्रवृत्ति होती है, जल अपघटन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस चार्ज इतना नहीं रह पाता आयनिक के जितना, वो तो बिल्कुल सेपरेट है, तो सेपरेटली दोनों चलते हैं बेटा। और देखो इन्होंने H2O का बंध नहीं तोड़ा, जबकि यहां अगर आप गौर कर रहे हो तो क्या H2O का बंध टूट गया क्या बेटा, बंध टूटा, जब भी तो अपघटन बोला, तो क्या नाम आ गया बेटा, ओवरऑल हो गया, जल का क्या हो गया, अपघटन हो गया, तो नाम क्या हो गया, जल अपघटन हो गया। तो वास्तव में बेटा जल अपघटन वाली टेंडेंसी किसकी है, अरे जवाब दो, सहसंयोजी गुण ज्यादा वालों की या सहसंयोजी गुण कम वालों की, सहसंयोजी गुण ज्यादा वालों की कौन सी प्रवृत्ति है, जल अपघटन वाली बेटा। अरे कौन सी है, जल अपघटन वाली बेटा। जबकि आयनिक यौगिकों की जो प्रवृत्ति है वो किसकी है बेटा, जल योजन वाली। क्या स्थिति समझ आई क्या बेटा। अगर आयनिक है तो जल योजन करेगा, पानी को सिर्फ पास में चिपका के रखेंगे, आयंस जो है बेटा पानी को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ गए तो वो जल अपघटन करेगा, और जल अपघटन में पानी को तोड़ा जाएगा। और ट्रिक क्या,
कि Cl हटाओ OH लगाओ, Cl हटाओ OH लगाओ, और साथ में क्या मिलेगी HCl, और HCl की कैसी फ्यूम्स होंगी, व्हाइट फ्यूम्स होंगी बेटा। जब भी HCl मिलेगा उसकी हमेशा कैसी फ्यूम्स मिलेंगी, व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगी बेटा। तो आयनिक अगर है तो जलयोजन और सहसंयोजी अगर गुण बढ़े तो जल अपघटन होगा। अब बात आती है बेटा इसमें कॉन्सेप्ट की। अपन ने पढ़ा था क्या कि अगर हाई फाई है तो ऐसे में ध्रुवण ज्यादा होता है, और ध्रुवण अगर ज्यादा होगा तो सह संयोजी गुण भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, पढ़ा था। और हाई फाई कब होता है, जब छोटा केटायन हो, जब छोटा धनायन अगर है तो वो कैसा होता है, हाई फाई होता है। मुझे बताइए कि इनमें से सबसे छोटे क्या ये दोनों हैं क्या बेटा? तो धनायन छोटा होने के कारण ये बेटा ध्रुवण ज्यादा करेंगे, और ध्रुवण ज्यादा होने से इसमें सहसंयोजी गुण बढ़ जाएंगे। यानी इन दोनों में बेटा ओवरऑल BeCl2 MgCl2 में क्या सहसंयोजी गुण जो हैं बेटा वो क्या हो गए, बढ़ गए। और सहसंयोजी गुण अगर बढ़े तो बेटा इन्होंने क्या शुरू कर दिया, कुल मिलाकर बेटा यहां पर, अरे भैया क्या हुआ बोलो, यहां पर इस प्रोसेस में क्या हुआ, जलयोजन की जल अपघटन, ये हुआ जल अपघटन। होगा क्या कि जैसे ही आप इसे गर्म करोगे, देखो अगर आपने इसको गर्म किया तो पानी निकलेगा, लेकिन वो पानी निकल के गायब नहीं होगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पानी निकलेगा ये बेटा चालू हो जाएंगे, बोले आजा जल अपघटन के लिए बेटा। और वो क्या करेंगे, Cl हटाएंगे OH लगाएंगे। कितने Cl? 2, तो 2 OH चिपका दिए मैंने, और HCl फ्री हो जाएगा। अगर इसे और गर्म किया तो बेटा हाइड्रोक्साइड की अपन स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्साइड के अगर क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड है तो गर्म करने पर फाइनली वो अपने ऑक्साइड में बदल जाएंगे बेटा। इसमें क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ जलयोजित अवस्था में थे, और इनमें कैसे गुणधर्म ज्यादा हैं बेटा? अरे जवाब दो भाई, इनमें कैसे गुणधर्म है भैया? आयनिक गुणधर्म इसमें क्या है, जवाब तो दो, ज्यादा की कम, ज्यादा। और आयनिक गुणधर्म अगर इसमें ज्यादा है तो ये पानी जो था सिर्फ और सिर्फ निर्जल पानी जो है वाष्प के रूप में अलग हो जाएगा। क्या इनका बेटा वो जल अपघटन करेगा? क्या Cl हटा के OH लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयनिक गुणधर्म ज्यादा आ गए। अरे कुछ समझे कि नहीं समझे? जवाब तो दो भाई। क्यों नहीं हुआ इसमें जल अपघटन? क्योंकि बेटा इसमें आयनिक गुणधर्म ज्यादा थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ जलयोजित था, नॉर्मल चिपका हुआ था पानी। गरम किया वो पानी वहां से टूट के चला गया, और उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेटा जल अपघटन के लिए मना कर दिया। इन्होंने बुला लिया कि आ जाओ जल अपघटन करो, Cl हटाओ OH लगाओ, और इन्होंने साफ मना कर दिया कि बोले जल अपघटन, बोले नहीं करना, तोड़ना ही नहीं है पानी का OH जो है बेटा। अरे समझे क्या? तो ये में इन दोनों में बेटा सहसंयोजी गुण ज्यादा होने के कारण इनमें जल अपघटन हो जाता है, अपने हाइड्रोक्साइड और फाइनली अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। क्लियर है भाई? अब एक बात और आती है कि कुल मिलाकर ये अपनी निर्जल अवस्था में प्राप्त हो गए गर्म करने पर। इनकी जलयोजित अवस्था थी और गर्म किया तो ये अपने क्लोराइड में निर्जल अपन को प्राप्त हो गए। लेकिन ये तो बेटा हाइड्रोक्साइड में बदल गए पहले, और फिर फाइनली ऑक्साइड में। तो क्या कभी इन बेचारों का क्लोराइड ऐसे निर्जल अवस्था में मिलेगा ही नहीं क्या? तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है बेटा। क्या प्रोसेस है देखिएगा। अगर मैं MgCl2.6H2O और इसकी थर्मल हीटिंग करूं शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो आपको बिल्कुल MgCl2 प्राप्त हो जाएगा निर्जल अवस्था में। अब बोलोगे कि यहां ऐसा क्या हो गया? फिर समझना कि बेटा प्रोसेस से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला भी तो आपने क्या ले लिया साथ में? HCl। ये क्या है? एक क्षार, और ये क्या है? एक अम्ल। क्या अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और क्या बनेगा? लवण बनेगा, MgCl2 का लवण बनेगा। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? तो यानी अगर आपने शुष्क HCl की उपस्थिति ले ली तो MgCl2 निर्जल अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने शुष्क HCl ले लिया और बिना शुष्क HCl के गर्म किया तो आपको बेटा हाइड्रोक्साइड और फाइनली ऑक्साइड प्राप्त होगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
क्लियर है भाई यहां तक की बात बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, एक सवाल लिखा हुआ है, देखिएगा कि किस अभिक्रिया से AlCl3 कौन सी अवस्था में, निर्जल अवस्था में प्राप्त नहीं होगा। देखिएगा क्या कंडीशन है। AlCl3.XH2O गर्म किया, कहीं ना कहीं AlCl3 में भी बेटा सहसंयोजी गुण होते हैं। अगर सहसंयोजी गुण हैं तो यहां से जो पानी फ्री होगा क्या वो इसका जल अपघटन करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये तो क्या बना देगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और HCl। तो बेटा यहां पर कुल मिलाकर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और HCl मिल रहा है बेटा, यानी एल्यूमिनियम का क्लोराइड प्राप्त नहीं हो रहा। ये तो हो ही गया कि यहां पर तो प्राप्त नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन अभी आपको समझाया कि अगर बाय द वे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना भी बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर बना भी बेटा, तो यहां से जो HCl मैंने बाहर से इसको प्रोवाइड करवा दिया, वो क्या करेगा, इसके साथ मिलकर वापस से बेटा किसका लवण बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एक बात और है अभी बेटा, छोटा सा पॉइंट और है अभी, कोशिश करना समझने की। एक चीज और होती है इसमें, क्या समझना कि यहां पर बेटा साइड प्रोडक्ट क्या बनाता, HCl। बोला ना मैंने आपको बेटा, Cl हटाओ OH लगाओ और साइड प्रोडक्ट HCl। यहां साथ में बेटा एक और चीज लगती है, क्या, ला शातालीय सिद्धांत। आपने क्या किया कि बाहर से ही पहले प्रोडक्ट मिला दिया, और अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्शन बेटा अग्र दिशा में जाएगी कि पश्चिम दिशा में, रिएक्शन आएगी पश्चिम दिशा में। और रिएक्शन अगर पश्चिम दिशा में आएगी तो वापस आपको क्या प्राप्त होगा, MgCl2 प्राप्त हो जाएगा। दोनों फैक्टर लगते हैं बेटा एक साथ। अगर मैंने बाहर से HCl नहीं मिलाया तो वो उसकी मात्रा इतनी नहीं होती कि वो फिर इसको क्लोराइड में बदल सके। मुझे बाहर से HCl इसमें मिलाना पड़ेगा ताकि वो इस रिएक्शन को पश्चिम दिशा में ले जा सके बेटा। अरे यहां पर जो HCl मिला ना बेटा, इसके अंदर ये जो मिला ये इतना नहीं होता, इसकी मात्रा थोड़ी कम रह जाती है बेटा। इसकी मात्रा क्या रह जाती है, कम रह जाती है, तो ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से HCl मिलाना पड़ेगा। अगर मैंने बाहर से HCl मिलाया तो फिर ये अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड की कंडीशन में प्राप्त हो पाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, धातु है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, अधातु है बेटा। एल्यूमिनियम +3 बनाता है, क्लोरीन -1 बनाता है। ये एक यहां 3 यहां, AlCl3 यहां तो प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा उसमें क्या कि कार्बन और क्लोरीन मिलते हुए फाइनली बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है वापस किसमें, AlCl3 में बेटा। क्लोरीन कुल मिलाकर एल्यूमिनियम को बेटा +3 में रखने की कोशिश करेगा यहां पर। ये वाली रिएक्शन और भी जगह देखी गई है। अगर जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड हो, बोरोन का ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो, ये सभी के सभी कार्बन और क्लोरीन के साथ मिलकर के अपने अपने क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोराइड बनाते हैं बेटा। ये सभी के सभी, चारों के चारों। तो कुल मिलाकर यहां AlCl3 मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, यहां पर AlCl3 प्राप्त नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा सहसंयोजी गुण है। गर्म करोगे तो जो पानी फ्री होगा वो इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा ही करेगा। बैकवर्ड रिएक्शन इतनी ज्यादा इसमें नहीं जाएगी बेटा। और बाहर से अगर आपने HCl नहीं मिलाया तो ये अपने हाइड्रोक्साइड पर ही रुक जाएगा। जबकि इसमें अगर आपने बाहर से HCl मिला रखा है तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड भी ले जाएगा और फाइनली इसका बेटा क्लोराइड में कन्वर्जन करेगा ही करेगा। स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? ये कुछ रिएक्शन पार्ट जो था बेटा साथ में थोड़ा सा मैंने आपको ये हिंट कर दिया है साथ के साथ। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में आयनिक यौगिकों की विलेयता। अब आयनिक यौगिकों की विलेयता में बेटा पहले कुछ जनरल पॉइंट है, पहले ही क्लियर कर दूं, मेमोरी बेस्ड है बेटा, साथ के साथ आपको याद करने होंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो साथ के साथ याद करने, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, लेकिन कुछ पॉइंट आपको याद भी रखने पड़ेंगे। इसमें साथ के साथ याद करने की कोशिश करिए। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा,
Ag प्लस Hg2 प्लस और Pb+2 बेटा। इन तीनों के अलावा अधिकतम क्लोराइड लवण जल में विलेयशील होते हैं। तो क्या बात आई कि सारे क्लोराइड लवण जो होते हैं बेटा मैक्सिमम वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में विलेयशील होते हैं इन तीनों के अलावा। और याद रखने के लिए क्या ट्रिक है बेटा, आज होगा प्रभात। ट्रिक बताऊंगा, डरे नहीं बेटा याद रखने के लिए। आज होगा प्रभात, तो आज होगा प्रभात के जो क्लोराइड है, आज होगा प्रभात के कौन, क्लोराइड बेटा, ये जल में विलेयशील नहीं है, अवक्षेप देते हैं तीनों ही। कैसा देते हैं, व्हाइट कलर का अवक्षेप देते हैं HCl के साथ बेटा। अगर आप बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में बेटा धनायन मूलक जो होते हैं उनका फर्स्ट ग्रुप ये है बेटा, धनायन मूलक का पहला ग्रुप में आता है बेटा धनायन मूलकों के बेटा। प्रैक्टिकल अगर कभी देखो आप तो बेटा प्रैक्टिकल में जो धनायन मूलक होता है ना बेटा उसका पहला ग्रुप है ये, और ये उसका ग्रुप रिएजेंट बेटा कि HCl के साथ ये क्लोराइड बनाएंगे, तीनों ही व्हाइट कलर के मिलते हैं। अब मुझे बताओ बेटा कि HCl की उपस्थिति में तीनों का व्हाइट कलर मिला तो क्या कलर से इनको सेपरेट कर सकते हो, क्या नहीं कर पाओगे। तो फिर तरीका क्या होता है, देखिएगा कि PbCl2 जो है बेटा उसे गर्म जल में विलय कर लिया जाता है। ये दोनों गर्म जल में भी विलय नहीं होते आसानी से बेटा। PbCl2 को बेटा क्या करते हैं, तीनों का व्हाइट अगर मिल गया तो बेटा क्या करो कि आप गर्म जल में विलय करने की कोशिश करो, PbCl2 जो है वो गर्म जल में विलय हो जाएगा, वो दोनों विलय नहीं होंगे। अमोनिया के साथ बेटा AgCl जो है वो विलय हो जाता है। एक वास्तव में क्या यौगिक बना लेता है ये, AgNH3 का होल ट्वाइस और पूरे डब्बे पर +1 बेटा। और ये एक्वस कंडीशन में मिलता है, जलीय विलयन में चला जाता है ये बेटा। अब देखो गर्म जल के साथ PbCl2 को अलग कर दिया और अमोनिया के साथ ये तो विलयशील हो जाता है बेटा, और ये अमोनिया के साथ Hg2Cl2 बेटा ये बनाता है मरकरी प्लस मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड बेटा। यहां मरकरी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां मरकरी +2 में है बेटा। इसका ब्लैक कलर होता है और इसका होता है व्हाइट कलर, लेकिन ओवरऑल जो पूरा मिक्सचर मिलता है ना बेटा वो किस कलर का मिलता है, ब्लैक कलर का मिलता है। तो फिर सुन लीजिए कि आज होगा प्रभात वाटर इनसोल्यूबल था। जब आपने HCl की प्रेजेंस दी तो इन्होंने अपने क्लोराइड बना लिए और इनके क्लोराइड जो है वाटर इनसोल्यूबल थे, तीनों का श्वेत अवक्षेप मिल गया। फिर तीनों को अलग कैसे किया जाए बेटा, कलर से तो नहीं हो रहे, तो गर्म जल में विलय करने पर बेटा PbCl2 डिसोल्व होकर अलग हो जाएगा और ये बाकी दोनों अलग रहेंगे बेटा। फिर इन दोनों का ट्रीटमेंट अमोनिया से करवाया। अगर अमोनिया के साथ विलयशील हो गया तो बेटा AgCl है, और अगर विलय नहीं हो करके बेटा ब्लैक प्रेसिपिटेट दिया तो वो Hg2Cl2 था। उसमें से Hg0 भी है और Hg+2 भी है बेटा। यहां मरकरी किस स्टेट का है, +1 का, तो मरकरी +1 से 0 इसका अपचयन हुआ और मरकरी +1 से +2 इसका ऑक्सीकरण हुआ। यानी क्या ये वाली जो अभिक्रिया है बेटा, कौन सी वाली, ये वाली, क्या ये वाली जो अभिक्रिया है बेटा ये विषमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है क्या बेटा, विषमानुपातन या असमानुपातन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का उदाहरण है बेटा। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का उदाहरण है Hg2Cl2 वाला केस बेटा। तो याद रखने की बात क्या रही बेटा फाइनली कि क्लोराइड्स जो हैं बेटा वो ज्यादातर वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बेटा आज होगा प्रभात वाले वाटर सोल्यूबल नहीं होते बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, देखिए इसमें कि जो सल्फाइड है, सल्फाइड के जो लवण होते हैं बेटा, सल्फाइड के क्या है ये, सल्फाइड के जो अधिकतम लवण है बेटा वो जल में अविलयशील होते हैं, डिसोल्व नहीं होते, और इसी वजह से बेटा ये मैक्सिमम में केसेस में अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। अयस्क क्या होता है बेटा, भूपर्पटी से खनन के द्वारा प्राप्त ऐसे खनिज जिससे कम खर्च में और कम प्रदूषण के साथ में धातु का निष्कर्षण किया जा सके। वापस सुन लीजिए बेटा कि भूपर्पटी से मिलने वाले, अर्थक्रस्ट से मिलने वाले कुछ धातुओं के ऐसे यौगिक हैं बेटा जिनसे अपन धातु प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं बेटा।
और क्योंकि ये अविलयशील है तो बेटा जल में तो घुले हुए रहेंगे नहीं, तो भूपर्पटी में अपन को आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए सल्फाइड जो है बेटा मैक्सिमम किसके रूप में प्राप्त होता है, विलयशील अवस्था में क्या अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, खनन से इनको प्राप्त किया जाता है बेटा। अगर कोई ऐसा लवण है जो जल में विलयशील है वो अयस्क के रूप में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जल में विलय होके बेटा समुद्र में, तालाब में, इनमें चला जाएगा, वो भूपर्पटी में नहीं मिलेगा अपन को बेटा। अरे समझे क्या भाई, ये अविलयशील थे इसलिए अयस्क के रूप में मिले। 2 पॉइंट और लिखे हुए इसमें कि ज्यादातर अविलयशील है लेकिन लोफाई, लोफाई कौन कौन थे भैया, अरे बोलो भाई, Na+, K+, Rb+ और Cgm+। ये 4 और अमोनियम के जो सल्फाइड होते हैं बेटा वो जल में विलयशील होते हैं। सोडियम का सल्फाइड जल में विलयशील है, पोटेशियम का सल्फाइड जल में विलयशील है, अमोनियम का सल्फाइड जल में विलयशील है। और फिर अगला क्या लिखा हुआ है बेटा, कुछ ऐसे यौगिक लिखे हुए यहां पर जिनके सल्फाइड लवण मोस्ट इंसोल्यूबल है, यानी इनकी विलेयता सबसे कम है, ये सबसे पहले अवक्षेप देते हैं। डरो नहीं बेटा, याद रखने की ट्रिक बताऊंगा बेटा, बिल्कुल ना डरो। क्या ट्रिक है, होगी पंजाबी कुड़िया सीधी और बिंदास। क्या ट्रिक होगी, होगी पंजाबी कुड़िया सीधी और बिंदास। ये जल में मोस्ट इंसोल्यूबल है इनके सल्फाइड। ये इनका बेटा वास्तव में अगर आप प्रैक्टिकल की बात करो फिर से थोड़ी सी बेटा, तो प्रैक्टिकल में ये ग्रुप सेकंड के धनायनिक रेडिकल है बेटा, ग्रुप सेकंड वाले, और ये इनका ग्रुप रिएजेंट है H2S + HCl, और फाइनली ये इनको सल्फाइड प्रोवाइड करवा के इनके सल्फाइड बनाएगा और उनका अवक्षेप मिलेगा। और उनमें से बेटा ये जो 4 हैं इनका कलर कैसा है, ब्लैक, जबकि बेटा CDS का कलर जो मिलता है वो कैसा होता है, येलो कलर होता है बेटा, और बाकियों का कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है बेटा। ठीक है, क्लियर है ये स्थिति बेटा आपको। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जा रहे, बिल्कुल ना डरे बेटा। सिर्फ क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं बेटा, कि ज्यादातर सल्फाइड वाटर में इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल कौन से हैं, लोफाई और अमोनियम वाले, और मोस्ट इनसोल्यूबल कौन है, होगी पंजाबी कुड़िया सीधी और बिंदास बेटा। एक बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है बेटा नीट में, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर देखिए एक बार अच्छे से इनको बेटा, तीनों को, एक सोडियम का सल्फाइड, एक कॉपर का सल्फाइड और एक जिंक सल्फाइड बेटा। क्या इनमें से कोई मोस्ट सोल्यूबल वाली कंडीशन बताइए, विलयशील वाली बेटा, कौन कौन, लोफाई और अमोनियम। क्या लोफाई में से कोई है, बिल्कुल है, कौन, सोडियम, तो सोडियम की विलेयता पहले नंबर पे होगी। क्या कोई मोस्ट इंसोल्यूबल भी है क्या बेटा, देखो होगी पंजाबी कुड़िया सीधी और बिंदास, तो बेटा इसमें से कॉपर वाला केस आ गया, ये मोस्ट इनसोल्यूबल है यानी इसकी विलेयता सबसे कम होगी, और बच गया जो दूसरे नंबर पे। समझे क्या भाई, एक आपने वो देख लिया जो विलयशील है और एक आपने वो देख लिया बेटा जिसकी विलेयता बिल्कुल भी नहीं है। तो जो विलयशील है उसकी विलेयता पहले नंबर पे आ गई और जो बिल्कुल भी नहीं उसकी विलेयता तीसरे नंबर पे चली गई, बच गया अपने आप कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेटा। तो ये थी बात बेटा किसके लिए, सल्फाइड के लिए। नेक्स्ट बात आ जाती है किसकी बेटा, हाइड्रोक्साइड्स की बेटा। हाइड्रोक्साइड OH-। क्या लिखा हुआ है देखिए कि लोफाई वाले वही चारों, अमोनियम और BSC, ट्रिक की फॉर्म में मैंने लिख दिया BSC बेटा, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के अलावा अन्य हाइड्रोक्साइड जल में अविलयशील है। मतलब क्या कि हाइड्रोक्साइड भी जल में अविलयशील है बेटा, लेकिन कौन कौन विलयशील है, लोफाई वाले, अमोनियम वाले और BSC हो रहा है इसमें बेटा। देखो सल्फाइड भी कैसे थे, अविलयशील थे, लेकिन लोफाई और अमोनियम वाले विलयशील थे ना बेटा। यहां पर क्या रहा कि हाइड्रोक्साइड भी अविलयशील है, लेकिन लोफाई और अमोनियम के साथ कौन और जुड़ गया, BSC, इसकी भी थोड़ी बहुत विलेयता होती है बेटा, विलयशील होता है। वहां मोस्ट इंसोल्यूबल कौन थे भैया, होगी पंजाबी कुड़िया सीधी और बिंदास के सल्फाइड, और यहां पर बेटा मोस्ट इंसोल्यूबल कौन है, Al, Fe और क्रोमियम। याद रखने की ट्रिक है बेटा, आलू फेंका करो, आलू फेंका करो। और ये भी बेटा प्रैक्टिकल में
ग्रुप थर्ड में कंसिडर होते हैं बेटा, प्रैक्टिकल जो होता है ना बेटा धनायनिक वाला, उसमें ग्रुप थर्ड में आते हैं, आलू फेंका करो। और कैसे बताए, मोस्ट इनसोल्यूबल। तो इनके अवक्षेप भी लिखे हुए देखो बेटा कि इनका हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्राप्त होते हैं, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। इसका जिलेटिनी श्वेत अवक्षेप होता है, इसका रेडिश ब्राउन होता है बेटा, और इसका ग्रीन कलर का अवक्षेप होता है बेटा। अरे समझे क्या भाई, याद रख पाओगे? समझना क्या बेटा, साथ में याद भी रखना आपको। फिर देखिए वापस से थोड़ा रिवाइज करवाऊं कि ज्यादातर क्लोराइड लवण जो है वो विलेयशील है, आज होगा प्रभात विलेयशील नहीं है। कुछ याद आया भाई? अरे यही तो था ना बेटा, बार बार जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना बेटा उतना सीखोगे। सल्फाइड ज्यादातर अविलेयशील है, लेकिन लोफाई और अमोनियम वाले विलेयशील है, और मिनिमम विलेयशीलता वाले होगी पंजाबी कुड़िया, सीधी और बिंदास। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड भी ज्यादातर अविलेयशील है, लेकिन उसमें भी लोफाई अमोनियम और साथ में बीएससी भी आ गया विलेयशीलता में, और मिनिमम किसकी है? आलू फेंका करो की बेटा। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा कि सभी नाइट्रेट और एसीटेट के जो लवण होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे जल में कैसे हैं? विलेयशील है बेटा। साथ में मैं यहां लिख दूं कि अमोनियम जो लवण होते हैं ना बेटा, अमोनियम लवण, ये भी विलेयशील होते हैं। 3 ध्यान रखोगे बेटा, कौन कौन? नाइट्रेट एनायन के रूप में, एसीटेट बेटा, और धनायन के रूप में बेटा कौन? अमोनियम। इन तीनों के लवण जो हैं वो ज्यादातर विलेय होते हैं बेटा। आपने देखा होगा कि जहां पर भी अविलेय वाली स्थिति आ रही थी ना बेटा, लेकिन अमोनियम वाले को तो अपन विलेय कर ही रहे थे बेटा। नाइट्रेट अगर है, एसीटेट है, और ये अमोनियम लवण सारे कैसे हैं? विलेयशील है। और फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जल में विलेयशील है, इसी कारण नाइट्रेट के अयस्क देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे बेटा? किस वजह से? क्योंकि ये जल में विलेयशील है। अरे अगर किसी भूपर्पट्टी में ये है भी तो बारिश होगी, बारिश के में पानी आएगा, पानी के साथ बह के बेटा जलाशय में, समुद्र में, नदी में चले जाएंगे। तो ये अयस्क के रूप में प्राप्त नहीं होते। कौन? नाइट्रेट बेटा, विलेयशील अवस्था में मिलेंगे बेटा ये। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा, आज होगा प्रभात और बीएससी, समझ गए ना बेटा? बीएससी बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के अतिरिक्त अन्य सल्फेट जो हैं वो जल में विलेयशील होते हैं। यानी इनकी विलेयशीलता है या नहीं है? इनकी विलेयशीलता नहीं है। आज होगा प्रभात व बीएससी के अतिरिक्त जो अन्य सल्फेट हैं वो जल में विलेयशील क्या होते हैं बेटा? जल में विलेयशील होते हैं। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम वाले विलेयशील नहीं होते, और आज होगा प्रभात के जो सल्फेट है वो भी विलेयशील नहीं होते बेटा। तो वापस से रिवाइज कर लीजिए, फिर सवाल पे आते हैं। क्लोराइड ज्यादातर विलेयशील, आज होगा प्रभात विलेयशील नहीं है। सल्फाइड ज्यादातर अविलेयशील, अमोनियम लोफाई वाले विलेयशील है, और मिनिमम विलेयशीलता है होगी पंजाबी कुड़िया, सीधी और बिंदास के सल्फाइड की। हाइड्रोक्साइड ज्यादातर अविलेयशील, लेकिन विलेयशील में कौन आ गए? अमोनियम लोफाई और बीएससी बेटा, वो विलेयशील के अंदर आ गए। बात चल रही है किसकी? हाइड्रोक्साइड की बेटा, हाइड्रोक्साइड की बात चल रही है ना बेटा। एनायन बदलेगा तो चीज बदल सकती है, ठीक है ना बेटा। और मोस्ट इंसॉल्युबल किसके हाइड्रोक्साइड थे? आलू फेंका करो के बेटा। फिर अपन ने पढ़ा कि नाइट्रेट, एसीटेट और अमोनियम के लवण अगर होंगे वो तो ज्यादातर विलेयशील होंगे बेटा, ठीक है। साथ में अपन ने क्या पढ़ा कि सल्फेट में बेटा आज होगा प्रभात और बीएससी वाले विलेयशील नहीं है, और बाकी कैसे हैं? जल में विलेयशील होते हैं बेटा। अब इस पर आधारित कुछ सवाल यहां पर आपके पास में है बेटा सामने। जल में विलेयता का क्रम फटाफट से बेटा ये सोल्व करिए आप लोग, पोज करके सोल्व कर लीजिए जल्दी से बेटा। ये 5 पॉइंट गौर करिए, पढ़िए, और इन्हीं 5 पॉइंट की सहायता से बेटा सोल्व करिए इसको। पोज करके सोल्व कर लीजिए बेटा, मैं डिस्कस कर रहा हूं। हाँ बेटा, क्लोराइड है पहला। क्या बोला था कि ज्यादातर विलेयशील है, और आज होगा प्रभात की विलेयशीलता नहीं होती, यानी इसकी विलेयशीलता कम है। ये Pb+2 और Hg बेटा हो गए तीनों। दूसरा सल्फाइड,
ज्यादातर अविलयशील लेकिन बेटा लो फाई और अमोनियम वाले विलयशील थे। तो लो फाई में पहले नंबर पे विलयशीलता इसकी आ जाएगी। क्या इसमें कोई ऐसा है जो न्यूनतम विलयशीलता में हो बेटा? होगी पंजाबी, कुड़िया, सीधी और बिंदास। तो ये तीसरे नंबर पे चला गया, जो बच गया वो अपने आप दूसरे नंबर पे रह गया। यहां देखिए, यहां भी बेटा अमोनियम वाला विलयशील है और होगी पंजाबी कुड़िया में से बेटा ये मिनिमम पे आ गया और ये दूसरे नंबर पे रह गया बेटा। हाइड्रोक्साइड ज्यादातर अविलयशील थे लेकिन लो फाई, अमोनियम और बीएससी वाले विलयशील थे बेटा। तो लो फाई में से कोई है क्या बेटा? है, कौन? सोडियम आ गया ना बेटा, इसकी विलयशीलता ज्यादा। क्या कोई न्यूनतम विलयशीलता आलू फेंका करो में भी है क्या बेटा? ये रही। तो बच गया जो कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। हाँ बेटा, क्या बोला था कि सल्फेट में आपको कुछ बताया था बेटा, क्या कि आज होगा प्रभात और बीएससी वाले जो हैं वो विलयशील नहीं है और बाकी विलयशील है बेटा। तो आज होगा प्रभात में और विलयशील नहीं है, तो बेटा इसकी विलयशीलता कम रह गई ना भैया। भैया आज होगा प्रभात और बीएससी वाले विलयशील नहीं है सल्फेट में। देखो इधर बेटा, बाकी सारे कैसे हैं? विलयशील। तो इस स्थिति में ये आ जाएगा बेटा। नाइट्रेट और कार्बोनेट, क्या बोला कि नाइट्रेट जो है वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। खत्म बात बेटा। ऐसे कुछ पॉइंट्स की पॉइंट की सहायता से अपन इसको सोल्व करेंगे। सल्फेट है और फिर सल्फेट आ गया, दोनों ही सल्फेट है बेटा। क्या बोला था? आज होगा प्रभात और बीएससी, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम वाले सल्फेट विलयशील नहीं है, यानी इससे ज्यादा विलयशीलता इसकी आ जाएगी बेटा। एसीटेट और एक सल्फाइड बेटा, ज्यादातर एसीटेट वाटर सोल्यूबल बताए ना आपको बेटा, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। तो ये 5 की पॉइंट है बेटा और इन की पॉइंट की सहायता से आपको ये सवाल सोल्व करने होते हैं बेटा। लेकिन विलेयता का सवाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एस ब्लॉक में बेटा, क्योंकि ये जो चीजें हैं बेटा इसमें कॉन्सेप्ट कम और रटने वाली बात ज्यादा है कि ठीक है याद करना पड़ेगा। लेकिन बेटा एस ब्लॉक के लवणों की विलेयता जो है बेटा वो कंसेप्चुअली सोल्व की जाती है और वहां पर विलेयता का सवाल बनता भी है नीट में बेटा। ये फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से ठीक है बेटा, यहां से डायरेक्ट सवाल नहीं बनता, जनरली नहीं बनता, कभी कभी आ जाता है बेटा। ये एक बार आया हुआ एग्जाम में बेटा, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये अगर एक बार आया तो एस ब्लॉक के लवणों की विलेयता 10 बार आई है। वो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, समझने की है, वो समझिए बेटा। देखिए एस ब्लॉक के लवणों की विलेयता किस में देख रहे हैं बेटा? कॉमन सेंस की बात है भाई, कुछ नहीं बोला तो विलायक जल लेके चलते हैं बेटा। कितनी बातों पर डिपेंड करता है बेटा? 2 बातों पर, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। खुद देखिए कि भाई एस ब्लॉक का अगर है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ज्यादातर इसके आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। ये कोई एस ब्लॉक का आयनिक यौगिक है और वो अपनी ठोस अवस्था में चिपका हुआ है पूरा का पूरा, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन बेटा। अच्छा, ये जब आपस में चिपकते हैं तो चिपकते वक्त जब प्लस और माइनस आपस में चिपकते हैं बेटा तो कौन सी एनर्जी रिलीज करते हैं? लैटिस एनर्जी इन्होंने रिलीज की होती है, जालक ऊर्जा रिलीज की होती है बेटा। और जालक ऊर्जा रिलीज करके ये आपस में चिपकते हैं, चिपके हुए हैं कौन सी ऊर्जा निकाल के? जालक ऊर्जा निकाल के। तो अगर इन्हें दूर करना हो तो कुछ ऐसी एनर्जी अपने पास होनी चाहिए जो इसकी जालक ऊर्जा को भी क्रॉस कर सके। और बेटा इन्हें दूर करने के लिए देखो प्लस और माइनस के बीच का आकर्षण, देखो ऐसे समझ लो कि प्लस और माइनस के जो बीच के आकर्षण है बेटा वो है फाइनली लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा के रूप में, जो इनको आपस में चिपकाए हुए है बेटा, इनको आपस में बांधे हुए है, इनका परिवार बचा हुआ है। किसकी वजह से? जालक ऊर्जा के निकलने की वजह से। अगर इनको विलय करना है तो इनको धनायन और ऋणायनों को अलग अलग करना पड़ेगा और वो करवाने कौन आ रहा है? पानी। पानी क्या करेगा बेटा? ये आंशिक धनावेश, ये आंशिक ऋणावेश कि जो माइनस है वो किसको आकर्षित करेगा? इसमें से प्लस को। आ जाओ बोले,
और जो प्लस है वो किसको आकर्षित करेगा? माइनस को बेटा। एक और H2O लगा दूं मैं? इस तरह से। और ये कुल मिलाकर बेटा इसको बोलेगा धनायन को, ये पानी का ऑक्सीजन कि छोड़ आजा मेरे साथ, और ये भी बोलेगा इस ऋणायन को कि छोड़ आजा मेरे साथ। कि देखो पानी बेटा एक तरह से प्लानिंग बना के आए हैं। ऑक्सीजन किसको अलग करना चाह रहा है? प्लस को। और हाइड्रोजन किसको अलग करना चाह रहा है? माइनस को। और बेटा कहीं ना कहीं इनके आकर्षण में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो आकर्षण है, ये जो एनर्जी रिलीज करता है, कौन सी एनर्जी रिलीज करता है भाई? ये हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। अरे अभी तो बताया थोड़ी देर पहले आपको कि धनायन ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन में है, ऋणायन H के साथ अट्रैक्शन में है, और ये अपने आकर्षण के कारण, देखो आकर्षण होगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी, और ये कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? हाइड्रेशन एनर्जी बेटा। जितना ज्यादा आकर्षण उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूं क्या कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो इस प्लस का ऑक्सीजन के साथ और इस माइनस का हाइड्रोजन के साथ आकर्षण ज्यादा है। और अगर इस प्लस का इसके साथ पानी के साथ आकर्षण और इस माइनस का पानी के साथ आकर्षण बहुत ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा गुजर गया, अगर बेटा ये आकर्षण हद से ज्यादा बढ़ गया, तो ये साथ रुकेंगे कि अलग अलग हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी जो साथ मिलकर बैठे थे, लैटिस एनर्जी रिलीज करके बेटा पानी आया और उनको अलग अलग कर दिया। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो वो चिपका के रखेगा, बांध के रखेगा, अलग नहीं होने देगा, विलय नहीं होने देगा। और अगर बेटा जलयोजन ऊर्जा ज्यादा हो गई तो वो अपने साथ इनको चिपका के अलग अलग कर देगा, विलय कर देगा। यानी अगर लैटिस ज्यादा तो चिपका के रखेगा, विलय नहीं होने देगा। यानी कि बेटा लैटिस एनर्जी और विलेयता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। और अगर हाइड्रेशन ज्यादा, जलयोजन ज्यादा, तो ये प्लस माइनस को अलग कर देंगे। अलग हो गए तो बेचारे पानी में विलय हो जाएंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला गया, हो गए ना पानी में विलय भाई। यानी अगर बेटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सोल्युबिलिटी कम। दो फैक्टर है, फिर समझ लीजिए बेटा। बहुत सिंपल ट्रिक की तो मैं बोलूं तो क्या, लैटिस एनर्जी ने इनके परिवार को बचा रखा है। हाइड्रेशन एनर्जी, पानी आया इनको अलग करने के लिए, अगर पानी की एनर्जी ज्यादा तो पानी जीतेगा, अलग कर देगा बेटा, तलाक करवा देगा। और अगर लैटिस ज्यादा तो वो अलग नहीं होने देगा। अरे समझे क्या बेटा? अगर हाइड्रेशन ज्यादा तो अलग करेगा, लैटिस ज्यादा तो अलग नहीं होने देगा। यानी लैटिस ज्यादा तो अलग नहीं होने देगा, विलय नहीं होने देगा बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। और हाइड्रेशन ज्यादा तो वो विलय करके निकाल देगा। समझे क्या? एक छोटी सी बात और है बेटा, कुल मिलाकर ये तो आप सीख ही चुके कि हाइड्रेशन डोमिनेंट है कि लैटिस है बेटा, उसके हिसाब से अपना आंसर आएगा। हाइड्रेशन अगर ज्यादा है तो वो विलय कर देगा, और लैटिस ज्यादा है तो वो विलय नहीं होने देगा। लेकिन अपन को ये पता कैसे लगे कि कब हाइड्रेशन ज्यादा और कब लैटिस ज्यादा? भाई ये पता भी तो होना चाहिए ना बेटा कि कब तो हाइड्रेशन ज्यादा है और कब लैटिस ज्यादा है बेटा। कंसेप्चुअली सिखाऊंगा, उसे भी रटना नहीं है। देखिए बेटा, इधर देखो आप, अगर मान लीजिए बेटा धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर है, तो ऐसे में मुझे बताइए बेटा, इनका लैटिस, इनका जालक बहुत अच्छा बनेगा कि बुरा? बुरा बनेगा। क्यों? क्योंकि इनमें क्या शुरू हो जाएगा? प्रतिकर्षण बेटा। यानी इनकी लैटिस एनर्जी अच्छी होगी ही नहीं, या मैं कहूं बेटा इनकी लैटिस एनर्जी वीक हो जाएगी, कम रह जाएगी। और जब लैटिस का इनमें कोई रोल रहा ही नहीं, लैटिस का कोई रोल नहीं रहा,
तो ऐसी स्थिति में बेटा कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा, कि अगर धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर है तो वहां पर जल योजन ऊर्जा निर्धारित करेगी बेटा। कौन निर्धारित करेगी? जल योजन ऊर्जा। और अगर मैं छोड़ दूं हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड को तो सारे बाकी उसी केस में आते हैं। यानी अगर एनायन की टर्म में हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड अगर है तो आप जालक ऊर्जा से देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सिमिलर साइज होती है बेटा, आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। यहां कौन डोमिनेंट है? यहां लैटिस एनर्जी डोमिनेंट है, जालक ऊर्जा डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि वो बराबर साइज के हैं बेटा, अच्छे से चिपके हुए हैं। यहां आकार में बहुत अंतर आ गया, मैच नहीं हुए अच्छे से बेटा, तो वहां पर कौन डोमिनेंट होगा? हाइड्रेशन डोमिनेंट चलेगा, वो अपनी मर्जी चलाएगा। और यहां बेटा सिमिलर साइज है, आसानी से अच्छे से मैच हो रखे हैं, यहां कौन डोमिनेंट चलेगा? लैटिस। किस किस में चलता है? हाइड्रोक्साइड से में और फ्लोराइड में बेटा। किससे? लैटिस से चलते हैं, बाकी सब हाइड्रेशन से। कुछ अपवाद है कि अगर क्षार धातु का कार्बोनेट एल्कली मेटल पहले वर्ग बेटा और क्षार धातु का बाई कार्बोनेट है, तो मैंने देखो क्या बोला कि हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड में लैटिस से देखना है, बाकी सब हाइड्रेशन से। तो कायदे से इनमें हाइड्रेशन से देखना चाहिए था, लेकिन इनमें भी लैटिस से ही देखा गया है। और बेरिलियम के फ्लोराइड में बेटा देखो, फ्लोराइड में मैंने लैटिस बताया ना, लेकिन अगर बेरिलियम का फ्लोराइड है तो क्या देखना है? हाइड्रेशन से। ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो दो बातें ध्यान रखनी है, या मैं कहूं एक ही बात से काम चल जाएगा। क्या? हाइड्रोक्साइड हो, फ्लोराइड हो, एल्कली मेटल का कार्बोनेट हो क्षार धातु का, और एल्कली मेटल का बाई कार्बोनेट हो, तो किससे देखो? लैटिस से। चार ही तो नाम आए, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, एल्कली मेटल का कार्बोनेट और एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट, तो किससे देखो? लैटिस से। बाकी सब में किससे? हाइड्रेशन से। एक एक्सेप्शन फिर यह पाएगा क्या कि बेरिलियम का फ्लोराइड है तो उसमें भी किससे देखना है? हाइड्रेशन से बेटा। एक छोटी सी बात और है बेटा, क्या कि अगर बेटा केटायन छोटा हो, पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर केटायन छोटा होता है तो वो हाइड्रेशन ज्यादा करता है, जलयोजन ज्यादा करता है। छोटा धनायन ज्यादा अच्छे से जल को आकर्षित करता है बेटा, जलयोजन ज्यादा करता है। अगर केटायन छोटा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और आप खुद सोचो अगर हाइड्रेशन ज्यादा तो विलेयता भी ज्यादा। यानी बेटा केटायन अगर छोटा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा और विलेयता ज्यादा होगी जब केटायन क्या हो? छोटा हो। तो मैं क्या ट्रिक लिख सकता हूं बेटा? देखो मैंने जगह छोड़ रखी है यहां पर कि अगर हाइड्रेशन की बात चल रही है तो हाइड्रेशन ज्यादा होने के लिए केटायन क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो मैं ट्रिक लिख दूं, छोटे धनायन वाला सोल्यूबल। अगर हाइड्रेशन से आंसर निकालना है, ये तय, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि आंसर निकलेगा किससे? हाइड्रेशन से कि लैटिस से। और जब ये तय हो जाए कि हाइड्रेशन से आंसर निकलेगा तो छोटा धनायन जो है वो हाइड्रेशन ज्यादा करेगा, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो विलेयता ज्यादा हो जाएगी बेटा। तो हाइड्रेशन से डिसाइड होने के बाद कि हाइड्रेशन से आंसर आएगा, उसके बाद क्या देखो कि छोटे धनायन वाला सोल्यूबल, और बिल्कुल इनवर्स चला जाएगा किसका? लैटिस का। इसमें बड़े धनायन वाला सोल्यूबल। बड़े धनायन वाला सोल्यूबल बेटा। सिर्फ क्या डिसाइड करना है कि हाइड्रेशन डोमिनेटिंग है कि लैटिस। अगर हाइड्रेशन डोमिनेंट है तो छोटे धनायन वाला सोल्यूबल, और अगर लैटिस डोमिनेंट है तो बड़े धनायन वाला सोल्यूबल। समझा चुका हूं क्या कि अगर छोटा धनायन है तो वो हाइड्रेशन ज्यादा करेगा, और हाइड्रेशन ज्यादा करेगा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी ही सही, और उसका बिल्कुल इनवर्स किस में चला जाएगा बेटा? लैटिस के अंदर। डरिए मत, सिर्फ और सिर्फ आप
3 पॉइंट दिमाग में रखिए, अपने आप आंसर आएगा, मैं सिखाऊंगा सवाल सोल्व करवा के। पहला पॉइंट, हाइड्रोक्साइड फ्लोराइड एल्कली मेटल का कार्बोनेट और एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट, लैटिस डिसाइड करेगा, बाकी सब में हाइड्रेशन डिसाइड करेगा बेटा, ठीक है। बेरिलियम के फ्लोराइड में भी हाइड्रेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखो कि छोटा धनायन अगर है, अगर हाइड्रेशन से डिसाइड हुआ, किससे, हाइड्रेशन से, तो छोटे वाला ज्यादा सोल्यूबल। हाइड्रेशन में कौन ज्यादा सोल्यूबल, छोटे वाला। हाइड्रेशन में कौन ज्यादा सोल्यूबल, छोटे वाला। अरे 2 लाइन तो याद रख सकते हो ना भाई, क्या क्या, फिर बोलो। फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल का कार्बोनेट, एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट किससे डिसाइड होगा, लैटिस से, और बाकी सब में किससे होगा, हाइड्रेशन से। और हाइड्रेशन में क्या करोगे, हाइड्रेशन में छोटे वाला सोल्यूबल, हाइड्रेशन में छोटे वाला सोल्यूबल, अपने आप ही कॉमन सेंस आ जाएगा। हाइड्रेशन में अगर छोटे वाला सोल्यूबल है तो लैटिस में कौन सोल्यूबल होगा, बड़े वाला बेटा। तो देखिएगा सवाल है कि विलेयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैं आपको यह कहूंगा कि सबसे पहले यहां इनके माथे पर ऊपर ही ऊपर यह लिख दो कि डिसाइड किससे होगा, लैटिस से या हाइड्रेशन से बेटा। एक मैं सोल्व करके बताता हूं, फिर पहले आप सोल्युबिलिटी तो बाद में निकालना, पहले आप ये लिखो कि डिसाइड करेगा कौन। 4 नाम बताए थे, फ्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल, क्षार धातु है, ध्यान रखना बेटा, उसी की बात चल रही है। क्षार धातु का कार्बोनेट और क्षार धातु का बाइकार्बोनेट लैटिस से डिसाइड होगा। हाइड्रोक्साइड है लैटिस, फ्लोराइड नहीं है, हटाओ। तीसरा, एल्कली मेटल का कार्बोनेट है और एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट है। कार्बोनेट CO3 2- और बाइकार्बोनेट HCO3- बेटा। बाकियों में हाइड्रेशन और हाइड्रेशन। अरे समझे कि नहीं समझे। और क्या ट्रिक बताई कि अगर हाइड्रेशन है तो छोटे वाला सोल्यूबल, ये लो भैया, ये हो गया विलेयता का क्रम। और अगर लैटिस है तो बड़े वाला सोल्यूबल। इतना आसान है बेटा, बस यही तो सोचना है कि डोमिनेटिंग है कौन, हाइड्रेशन की लैटिस। फिर एक छोटी सी लाइन की हाइड्रेशन में छोटे वाला सोल्यूबल है। समझे कि नहीं समझे, तो फटाफट से बताइए बेटा। ये वाले केस डिसाइड करो पहले किससे बेटा। मैं पोच करके सोल्व कर लो एक बार फटाफट से बेटा, फिर मैं डिस्कस करता हूं। पहले सभी के माथे पर लिखो कि डिसाइड करेगा कौन। ध्यान देना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में सिर्फ एल्कली मेटल के साथ समस्या है, बाकियों के साथ समस्या नहीं है बेटा। हाँ बेटा, हाइड्रोक्साइड लैटिस, फ्लोराइड लैटिस, और एल्कली मेटल तो है नहीं, क्षार धातु तो है नहीं, तो बाकी सब में मैं क्या चिपका दूं, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में कौन सॉल्यूबल, छोटे वाला, छोटे वाला, क्योंकि ऋणायन तो सभी में समान है। और लैटिस में कौन सॉल्यूबल बेटा, बड़े वाला। बहुत आसान है, एक अपवाद है बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। यहां क्या होता है, स्पेशल फॉर बेरिलियम फ्लोराइड। एक्चुअली बेटा इसमें बेरिलियम +2 और F- ये दोनों ही बेटा बहुत छोटे हैं एक्चुअली ये, और इसमें एक्चुअली बेटा जलयोजन बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। छोटे हैं ना, दोनों ही छोटे हैं, और जलयोजन प्रभावी होने के कारण इसकी विलेयता जो है ना बेटा बढ़ जाती है। तो ये यहां पर मिनिमम पे रहने की बजाय इसकी विलेयता बेटा इन सबसे ज्यादा हो जाती है। अलग ही केस है, क्यों है ऐसा, क्योंकि बेटा एक्चुअली इसमें बेरिलियम और फ्लोराइड दोनों ही बहुत छोटे रह गए।
तो उसमें जलयोजन बोले हट लैटिस को हटा देता है, बोले वो जलयोजन इसमें प्रभावी कर जाता है, बोले तुम बाकी तुम कुछ भी करो लेकिन इसमें तो बोले जलयोजन ही होगा। तो ये क्रम हुआ विलेयता का। क्या कुछ क्लियर है आपको? फिर सुन लीजिए क्या क्या पॉइंट से आंसर आएगा बेटा। हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, एल्कली मेटल, क्षार धातु का कार्बोनेट और क्षार धातु का बाइकार्बोनेट किससे डिसाइड होगा? लैटिस से। बाकी सब जगह किससे? हाइड्रेशन से। और हाइड्रेशन में छोटे वाला सोल्यूबल है बस। बेरिलियम फ्लोराइड अलग से ध्यान रखना आपको बेटा। हो गया, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? एक छोटा सा पॉइंट और बताइए बेटा। देखिए मैंने यहां पर नोट लगा के लिखा है लेकिन खुद कॉमन सेंस से समझने वाली बात है कि अगर धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर है तो क्या कोई ऐसा घर टिक पाएगा? जिनमें बहुत ज्यादा अंतर हो वो तो बेटा कभी भी टिक नहीं पाएंगे। उनका सोल्यूबल होना तो तय है। क्या लिखा है कि R प्लस व R माइनस, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, यानी आप ये भी कह सकते हो धनायन का आकार और ऋणायन का आकार में अधिक अंतर होने पर लवण की विलयशीलता अधिक होगी ही सही। उदाहरण के तौर पर देखिए बेटा, क्षार धातु के हैलाइड, लिथियम का फ्लोराइड। क्षार धातुओं में सबसे छोटा कौन है? Li प्लस। और हैलाइडों में सबसे छोटा कौन है? F माइनस। तो इनमें आकार में अंतर ज्यादा नहीं होता, दोनों छोटे छोटे अच्छे से पैक हो जाते हैं और ये विलय नहीं होते और अच्छे से पैक हो गए। दैट मीन्स क्या? इनमें लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बेटा। LiF जो है वो न्यूनतम विलय है क्षार धातु हैलाइडों में। क्यों? क्योंकि उसकी जालक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छे से पैक होते हैं। और यहां बेटा देखो सीजियम प्लस बहुत बड़ा और F माइनस बहुत छोटा। अरे जरूर थोड़ी है मैं हमेशा एनायन को ही बड़ा लूं, क्या धनायन बड़ा नहीं ले सकता क्या? तो यहां भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा और ऐसे में बेटा इसकी विलेयता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इनका अलग होना तय है, विलय होना तय है बेटा। तो सवाल सीजियम फ्लोराइड का नहीं बनता, सवाल बनता है लिथियम फ्लोराइड का कि लिथियम फ्लोराइड कि जल में विलेयता बहुत कम है। कारण पूछेगा, क्या कारण है? क्योंकि उसमें लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है सिमिलर साइज होने के कारण। अगर ये बात समझ आई तो क्या इनके विलेयता के क्रम बता सकते हो क्या आप? थोड़ा सा सोचो साइज के बारे में तो फिर आ पाएगा। मुझे बताइए Na प्लस और सीजियम प्लस में से Na प्लस की साइज काफी छोटी होती है बेटा तुलनात्मक रूप से। तो Na प्लस छोटा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? धनायन और ऋणायन के साइज गैप ज्यादा होने पर विलेयता बढ़ेगी। तो Na प्लस तुलनात्मक रूप से छोटा है तो F माइनस के साथ ज्यादा अच्छे से सेट है कि I माइनस के साथ? F माइनस के साथ। और यहां आकार में अंतर थोड़ा सा ज्यादा आ गया और आकार में अंतर ज्यादा आ गया तो विलेयता बढ़ गई। सीजियम बड़ा कि छोटा? खुद बताओ बेटा, सीजियम बड़ा कि छोटा? बार बार तो बोल रहा था ऊपर में चिल्ला चिल्ला के कि सीजियम बड़ा और I माइनस भी बड़ा, यानी यहां आकार में अंतर कम है और यहां ज्यादा है बेटा। यानी कि बेटा यहां पर विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। और कोई अगर पूछे कि सीजियम फ्लोराइड के साथ समस्या क्या हो गई, वो क्यों विलय नहीं है, तो बेटा आप ये कह सकते हो कि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी कम रह जाती है, जलयोजन ऊर्जा कम रह जाती है बेटा। सीजियम प्लस भी बड़ा, I माइनस भी बड़ा, दोनों का ही हाइड्रेशन अच्छे से नहीं होगा बेटा। तो ये विलय नहीं हुआ हाइड्रेशन एनर्जी कम रहने के कारण। ये विलय नहीं हुआ क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा क्या है बेटा? ज्यादा है। अरे क्लियर है क्या स्थिति बेटा आप लोगों को? जवाब तो दो भाई। एक छोटा सा सवाल बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। निम्न में से सही क्रम नहीं है।
बढ़ता हुआ क्रम लिखा मैंने, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। तापीय स्थायित्व का क्रम। विलेयता का क्रम। और तापीय स्थायित्व का क्रम। हाँ बेटा, ऐसे जैसे हाइड्रोक्साइड के लिए लिखा, कार्बोनेट के लिए भी पूछते हैं, सल्फेट के लिए भी पूछते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन है बेटा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सल्फेट और कार्बोनेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका तापीय स्थायित्व भी और इनकी विलेयशीलता भी, इन तीनों के लिए खासकर पूछे जाते हैं बेटा। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों के तापीय स्थायित्व की बेटा, याद करो पिछला लेक्चर क्या बोला था कि छोटे वाला जल्दी टूटेगा। तापीय स्थायित्व अलग बात, विलेयता अलग बात, एक तो दोनों को मिक्स मत कर देना। तापीय स्थायित्व अलग बात, विलेयता अलग बात, दोनों अलग चीजें। और क्या ट्रिक बताई थी तापीय स्थायित्व में कि छोटे वाला जल्दी टूटेगा, यानी छोटे वाले का तापीय स्थायित्व कम, छोटे वाले का तापीय स्थायित्व कम। मैं लिख देता हूं यहां पर ट्रिक में बेटा, हटा रहा हूं मैं इसको, आप लिख लेना पहले। क्या? छोटे वाले का तापीय स्थायित्व कम, चाहे कोई भी आ जाए इनमें से, पॉलीएटॉमिक एनायन में से। दूसरा मैं बोलूंगा विलेयता की बात बेटा। हाँ बेटा, विलेयता देखो, अगर फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड है तो किससे निर्धारित होता है? बोलो, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में किससे निर्धारित होता है? लैटिस एनर्जी से, जालक ऊर्जा से। बाकी सब में हाइड्रेशन से। तो इनमें हाइड्रेशन से निर्धारित होगी विलेयता, और हाइड्रेशन से निर्धारित होगी तो छोटे वाला सोल्यूबल, सोल्यूबल बेटा, और यहां बड़े वाला सोल्यूबल। छोटे वाले का तापीय स्थायित्व कम, यानी बड़े वाले का तापीय स्थायित्व ज्यादा। तो देखो तापीय स्थायित्व का क्रम ये रहा बेटा। क्या ये सही है कि गलत है? एकदम सही क्रम है। ये बात हुई तापीय स्थायित्व की। अब मैं बात करूंगा विलेयता की। हाइड्रोक्साइड में बड़े वाला सोल्यूबल और ये रही विलेयता, मतलब ये वाला क्रम भी एकदम सही है। और आवर्त सारणी में था, जब से चिल्लाता आ रहा हूं बेटा, कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय सामर्थ्य बढ़ती है। क्षारीय सामर्थ्य का क्रम और बढ़ता हुआ दिया है, मतलब ये भी सही है। और इनमें है तो हाइड्रोक्साइड ही ना बेटा। हाइड्रोक्साइड में किससे निर्धारित होता है भाई? लैटिस से, लैटिस से। और बाकी सब में हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन में छोटे वाला सोल्यूबल, हाइड्रेशन में छोटे वाला सोल्यूबल, और लैटिस में बड़े वाला सोल्यूबल। लेकिन यहां तो तापीय स्थायित्व की बात की है इसने बेटा। एग्जाम में ऐसे ही होता है। मैं आपको एक हिंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में अपन क्या अप्रोच करते हैं। यहां लिखा है तापीय स्थायित्व और सोल्व कर रहे हैं विलेयता। अरे ऐसा मत करो, जो पूछा है वो बताओ।
क्या लिखा है? तापीय स्थायित्व, तो वो ही सोल्व करो। और क्या लिखा कि छोटे वाले का तापीय स्थायित्व कम, छोटे वाले का तापीय स्थायित्व कम। अरे तो भाई फिर इसका तापीय स्थायित्व छोटे वाले का ज्यादा लिखा है ना, तो ये सही है कि गलत है? एकदम गलत है बेटा। गलत ही तो पूछा था बेटा आपसे, गलत पूछा था। ये तीनों सही है क्रम और ये गलत है बेटा। एक चीज और देखिए, इसमें ऊपर से नीचे हाइड्रोक्साइड में क्षारीय सामर्थ्य बढ़ रही है, इसमें हाइड्रोक्साइड में बेटा तापीय स्थायित्व बढ़ रहा है, और हाइड्रोक्साइड में बेटा विलेयता भी ऊपर से नीचे क्या हो रही है? बढ़ रही है। भाई विलेयता, तीनों विलेयता इसमें बढ़ ही रही है बेटा, तीनों चीजें ऊपर से नीचे बढ़ रही हैं बेटा। अच्छा एक चीज वो बताओ, अगर क्षार धातु के होते तो भी क्षारीय सामर्थ्य बढ़ती, तापीय स्थायित्व बढ़ता, पढ़ा चुका हूं। और हाइड्रोक्साइड में विलेयता का क्रम देख लो बेटा एक बार, बढ़ रही है। तो एक चीज मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पर बेटा, देखो इधर क्या लिखना चाह रहा हूं वो देखो भाई, देखो कि अगर बेटा एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है, एक ट्रिक लिखना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बेटा स्पेशल हाइड्रोक्साइड के लिए, कि एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे सब कुछ बढ़ता है। तीन ही तो चीजें पूछेगा, क्षारीय सामर्थ्य भी बढ़ती है, किसकी बात हो रही है? हाइड्रोक्साइड की, सब में मत लगा देना। विलेयता भी बढ़ रही है और तापीय स्थायित्व भी बढ़ रहा है। कर लोगे ना बेटा? ये तीनों चीजें बढ़ती हैं बेटा। तो खासकर एस ब्लॉक के लिए क्या ध्यान रखना है, फिर सुन लीजिए। हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, एल्कली मेटल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में लैटिस से देखो, बाकी में हाइड्रेशन से देखो। हाइड्रेशन में छोटे वाला ज्यादा सोल्यूबल। ये तो बात हुई विलेयता की। तापीय स्थायित्व में छोटे वाला कम स्टेबल, सोल्यूबल नहीं, कम स्टेबल, बड़े वाला ज्यादा स्थायी होता है। तापीय स्थायित्व में बड़े धनायन वाला ज्यादा स्थायी होता है बेटा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें लास्ट में जो बोला बेटा, ठीक है भैया।